नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के रिगार्डिंग हम देख रहे थे। इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी हमारा हो चुका था और अब हम सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलॉसफी की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली आज का जो क्लास है उसमें मैं आपको यही समझाऊंगा कि ये जो सेक्शन है आपका पेपर 2 का रिलीजियस फिलॉसफी और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें आपकी अप्रोच किस तरीके की होनी चाहिए। दूसरी बात, जिन बच्चों को 2021 के अंदर मेंस देना है, मतलब जो अभी ईयर लॉन्ग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग प्लीज आंसर राइटिंग या डाउट्स जो हैं लेकर आए ताकि आपका सिलेबस कवर अप हो सके। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे या फिर आप अगर अलर्ट नहीं होंगे तो देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी यूपीएससी का वो सेगमेंट है जहां पर फिलॉसफी के करंट अफेयर्स आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, ये गलत है। यूपीएससी फिलॉसफी के अंदर भी करंट अफेयर्स आते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी एक ऐसा सेक्शन है यूपीएससी का जो फिलॉसफी की प्रैक्टिकल अप्रोच पूछता है आपसे या प्रैक्टिकल अप्रोच समझाता है आपसे। फिलॉसफी बेसिकली अगर देखा जाए तो एक मेंटली अप्रोच है, मानसिक स्तर के ऊपर विचारों का खेल है। दर्शन शास्त्र समाज के अंदर इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो चाहे फ्रांस रेवोल्यूशन हो, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, जो भी क्रांतियां हुई दुनिया में, जो भी रेवोल्यूशन हुए दुनिया में, उनके पीछे कोई ना कोई फिलोसफर जरूर था। ऐसा क्यों? एक दार्शनिक ही लोगों को उनकी वैल्यूज समझा सकता है, एक दार्शनिक लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा सकता है, एक दार्शनिक लोगों को यह बताएगा कि आपका वजूद क्या है इस समाज में। और अगर लोगों को यह बात हिट कर गई तो उस भीड़ को फिर कोई नहीं रोक सकता। तो फिलॉसफी का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि वो आपका रिप्रेजेंटेशन समझाती है कि मैं क्या हूं, हम क्या हैं, हम यहां क्यों हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में हम क्यों रह रहे हैं, इसे चेंज क्यों नहीं किया जा रहा, क्या ये चेंज हो नहीं सकता या मैं करना नहीं चाहता, क्या है ये क्वेश्चनिंग जब 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 होती रहेगी तब तब आपके अंदर अलग अलग तरह के थॉट्स आते रहेंगे। दुनिया में इस वक्त जहां भी कोई रेवोल्यूशन चल रहा है, कहीं भी आप उठा लीजिए रैंडमली और कोई सा भी टॉपिक का रेवोल्यूशन उठा लीजिए, उन सब के पीछे एक थॉट होगा, एक विचार होगा, एक विचार होगा। बिना विचार के क्रांति नहीं होगी। चाहे विचार आजादी का हो, चाहे विचार एकता का हो, चाहे विचार यूनिकनेस का हो, चाहे विचार इक्वलिटी का हो, वॉट एवर। बट जब तक विचार नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं होगी। और विचार का संबंध हम दर्शन शास्त्र से मानते हैं, सिंपल। इसलिए सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी करंट अफेयर से संबंधित है। डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, मोनार्की, ये राज करने की तीन विधियां हैं, रूल करने के तीन मेथड्स हैं। ये डिफरेंस क्या है इन तीनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि राज करने वाला जो व्यक्ति या समुदाय है वो अलग अलग है तीनों के अंदर, बाकी राज तीनों में है। डेमोक्रेसी में भी राज है, थियोक्रेसी में भी राज है, मोनार्की में भी राज है। राज तीनों में किया जा रहा है, कंट्रोल आपको तीनों में किया जा रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक बार ड्राइवर आप हैं, एक बार ड्राइवर मैं हूं। आप थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल नहीं हूं। आप थोड़े रिलीजियस हैं, मैं रिलीजियस नहीं हूं। दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं। तो हम डेमोक्रेसी पढ़ते क्यों हैं फिर? पॉलिटिकल अप्रोच के हिसाब से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहां पर एक ना एक सिस्टम जरूर होगा राज करने का, रूलिंग करने का। इसके लिए हमें डेमोक्रेसी को पढ़ना होता है।
फिलॉसफिकली हम डेमोक्रेसी को क्यों देखते हैं? फिलॉसफिकली जब आप डेमोक्रेसी को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी ये समझाती है हर एक व्यक्ति की वैल्यू है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है हर एक व्यक्ति की सरकार, हर एक व्यक्ति की पावर, हर एक व्यक्ति के थॉट्स, हर एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन, हर एक व्यक्ति अपने आप में देश है। ये है डेमोक्रेसी। हालांकि आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट हर थॉट, हर एक कंसेप्ट के पीछे एक फिलोसफिकल थॉट होगा, और ये फिलोसफिकल थॉट डेमोक्रेसी के पीछे यही था कि जब हम एक एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब जाकर एक समुदाय पैदा होगा, और वो समुदाय मजबूत होगा। गलती कर दी सोचने वाले ने, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब इतना सा ही है, समानता। एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर मैंने दो लोगों को फिक्स इक्वलिटी दे दी कि साहब आप कमजोर हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा पावर दे दी, आप मजबूत हैं आपको थोड़ी कम पावर दे दी, ताकि दोनों इक्वल हो जाएं, दैट्स इट। क्या इक्वलिटी आइडली हो सकती है? शायद नहीं, फिलोसफिकली पॉसिबल नहीं है। या मैं कहूं कि फिलोसफिकली थॉट तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान की लाइफ लाइन जो है, इसका जीवन जो है, वहां पर किसी प्रकार की यूनिकनेस नहीं है। सभी लोग एक ही कंडीशन में नहीं रहते हैं, सभी का जीवन एक जैसा नहीं है। आप किसे इक्वलिटी देंगे फिर? तो लोगों ने उसका रास्ता निकाला कि हम मैक्सिमम की बात करते हैं, उपयोगितावाद की बात करते हैं, यूटिलिटेरियलिज्म की बात करते हैं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। हम 100% की बात नहीं करते हैं, हम मेजोरिटी की बात करते हैं, दैट्स इट। इट मीन्स 100% होता ही नहीं है, इसलिए हमने मैक्सिमम की बात कर दी। तो ये कंसेप्ट फिलोसफिकली दिया गया, प्रैक्टिकल नहीं। तो जब भी आप सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ें, उसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना पढ़ें, उसको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ें। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए मुझे कि जब मैं फ्रीडम पढ़ता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और फ्रीडम पढ़ता हूँ फिलोसफी के अंदर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही है। बात सही है आपकी। अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो दोनों एक ही है, फ्रीडम कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं होती है। बट फिलोसफिकल जब आप पढ़ रहे हैं तो भैया फिलोसफिकल अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। फिलॉसफी में फ्रीडम का मतलब क्या है? ठीक है, फिलोसफर्स क्या कहते हैं फ्रीडम के पीछे? फिलॉसफी क्या कहती है फ्रीडम के पीछे? फिलॉसफी कहती है फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र पैदा हुए, स्वतंत्र जीते हैं, स्वतंत्र मर जाते हैं। कोई भी सरकार आपके ऊपर किसी भी तरह का बंदिश ना लगाए। लेकिन कुछ फिलोसफर्स बाद में आएंगे जो कहेंगे नहीं, सरकार को जहां जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए वहां वो लगाएगी। कुछ इंडियन थिंकर्स आते हैं जो कहते हैं कि सरकार हर उस जगह पर इंटरफेयर करे जहां पर लोग इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं, और जहां लोग इंटरफेयर करते हैं वहां सरकार को साइड में हट जाना चाहिए, दैट्स इट। तो ये अलग 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 फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फ्रीडम जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि फिलॉसफी में फ्रीडम क्या है, और क्या सोसाइटी ने उस फ्रीडम को भी एक्सेप्ट किया? शायद नहीं। हमने सुकरात को क्यों मारा? क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करता था। हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है आपका, एक फ्रीडम है आपकी, लेकिन एक ड्यूटी भी है आपकी कि क्या बोलना है, ये जरूरी है समझना। कुछ भी नहीं बोलेंगे आप वही बोले जो सामने वाले को सुनना है या सामने वाले को अच्छा लगता है। फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में कंसेप्ट चलता है कि आप वही सुनते हैं जो आपको सुनना होता है, आप वही देखते हैं जो आपको देखना होता है, आप वही खाते हैं जो आपको खाना होता है, आप वही पीते हैं जो आपको पीना होता है। आप किसी और से कंट्रोल्ड नहीं है,
आप खुद ही खुद को कंट्रोल करते हैं। मैंने आपके सामने 4 डिश रख दी कि देखिए ये ABCD 4 डिश है, मैंने चारों बनाई है, ये इंटरनेशनल है, ये है, ये वो है, ये फलाना है, ये सब कुछ मैंने तारीफ कर दी। अगर आपका मन D डिश पे है तो आप D ही खाएंगे। भले ही आप कहेंगे ABC बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं D खाऊंगा। भले ही आप घर जाकर ये कहें मुझे जबरदस्ती खिला दिया गया, लेकिन आप खाएंगे वही जो आपको खिलाया गया है। उसी तरीके से आप बोलते वही हैं, आप सुनते वही हैं जो आपको सुनना या बोलना होता है। अगर आपको बुराई करनी है तो आप बुराई ही करेंगे, अगर आपको तारीफ करनी है आप तारीफ करेंगे। अगर आपको बुराई सुननी है आप बुराई सुनेंगे, अगर आपको तारीफ सुननी है आप तारीफ सुनेंगे। AI से क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं? आप YouTube पर जाइए, YouTube पर आप एक फिलॉसफी का वीडियो सर्च करके देखिए। एक दिन देखिए, उस पूरे पूरे दिन आप 2 4 5 10 वीडियोस देख लीजिए। अगले दिन आपका यूट्यूब जो है आपको फिलॉसफी के वीडियोस रिकमेंड करना शुरू कर देगा। आप सर्च मत कीजिएगा, अगले दिन वो रिकमेंड करना शुरू कर देगा। ऐसा ही फेसबुक के ऊपर है। आप फेसबुक पर जाइए, वहां पर आप एक डांस का वीडियो सर्च कर लीजिए। एक दिन आप वो डांस का वीडियो पूरा देख लीजिए, 2 दिन आप डांस का पूरा पूरा वीडियो मतलब पूरा, अगर जो उसकी लेंथ है वो पूरा देखिएगा आप। आपने उसको देख लिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझ जाती है कि इसका इंटरेस्ट इस वीडियो के अंदर है, तो वो अब जो रिकमेंडेड वीडियो होंगे आपके वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे सारे के सारे। क्योंकि AI को ये पता है कि इंसान वही देखता है जो उसे देखना है, वही सुनता है जो उसे सुनना है। आप सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर हेट स्पीच, कि साहब मुझे इस धर्म को गालियां देनी है, मुझे इस धर्म की बुराइयां करनी है, आप देखेंगे आपको यूट्यूब वही रिकमेंड करना शुरू कर देगा। आप कहेंगे मुझे धर्म की तारीफ करनी है, तो वो तारीफ के वीडियो करना शुरू कर देगा आपके आगे। तो AI मीन्स व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट, वो आपकी जरूरत को समझकर आपके सामने वो कंटेंट प्रस्तुत करती है। ऐसा ही हमारे मस्तिष्क का एक पैटर्न है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोई क्रिएशन नहीं है, ये हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको हिंदुत्व से प्यार है, हिंदुओं से प्यार है, या हिंदुओं से नफरत है, तो आप अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं और उनसे आप वही बातें करते हैं जो आपको करनी है। और अगर कोई व्यक्ति आपके अपोजिट बोलना शुरू करता है तो आप विवाद शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो सुनना ही नहीं है। मेरा एक्सेप्टेंस केवल उन्हीं थॉट्स पर है जो मेरे दिमाग में चल रही है। तो फिलॉसफी जो है वो थॉट्स पे काम करती है, साइकोलॉजी जो है वो थॉट्स पे काम करती है। तो जब आप फ्रीडम पढ़ते हैं, जब आप इक्वलिटी पढ़ते हैं, जब आप राइट्स पढ़ते हैं, जब आप फेमिनिज्म पढ़ते हैं, यहाँ इन सभी के ऊपर फिलोसफिकल थॉट्स काम करते हैं, ना कि पॉलिटिकल अप्रोच। अगर आप फिलोसफिकल थॉट को नहीं समझ पाए तो आप पॉलिटिकल अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे। आपने कह दिया कि ये लॉ बना दिया गया, लॉ तो बड़ा सही है या बड़ा गलत है, कैसे कह दिया आपने? फिलॉसफी कहती है कि पहले उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझिए वो क्या है, समाज के कौन से हिस्से पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। उसके बाद आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। और अगर आपको लगता है कि ये समुदाय जो है इस प्रॉब्लम को फेस करता है, इसका ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि उनका उद्धार हो सके, तो उस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा, आंसर राइटिंग में लिखिएगा, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने बोलिएगा। और अगर ये दोनों भी आप ना कर सके तो IAS बनने के बाद उसको इंप्लीकेशन करने की कोशिश कीजिएगा। फिलॉसफी आपको सोचना सिखाती है, फिलॉसफी आपको प्रॉब्लम देखना सिखाती है, फिलॉसफी आपको सॉल्यूशन सिखाती है। ठीक है? सेम एज जब आप रिलीजियस फिलॉसफी पे पहुंचते हैं, कुछ लोग रिलीजियस फिलॉसफी को रिलीजन से जोड़ देते हैं, जो गलत है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, सर मैंने अभी ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है। मैंने कहा अच्छी बात है सर, मैं डिसाइड करने की सोच रहा हूं। सोच लीजिए क्या लेंगे? सर मैं फिलॉसफी लेने की सोच रहा हूँ। क्यों? सर मैंने बचपन से गीता पढ़ी है इसलिए मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। तो भैया गीता का और फिलॉसफी का क्या संबंध है? फिलॉसफी का और गीता का क्या संबंध है, मुझे आप ये समझा दीजिए। सर मैंने बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, तो मुझे फिलॉसफी, मुझे लगता है मैं फिलॉसफी पढ़ सकता हूँ। गलत बात।
अगर आपने फिलॉसफी ढंग से पढ़ ली तो आप अपने रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा है। फिलॉसफी और रिलीजियस जो आपके एक्टिविटीज हैं उनमें 36 का आंकड़ा है। हमारे वेदों के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, हमारे वेदों के दो अलग अलग सेक्शन हैं। एक वेद का सेक्शन है जो कहलाता है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब हो गया कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता हूं जिसके माध्यम से मैं अपने आप को, जिसको हम कहें कि मोक्ष कहें, जिसको हम कहें कि मैं अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर सकूं, मैं अपने आप को पूरा समझ सकूं, मैं एलोबरेट कर सकूं, खुद को पहचान सकूं, उसके लिए मुझे कर्म कांड करने पड़ते हैं अलग अलग प्रकार के। व्रत हो गया, ध्यान हो गया, स्नान हो गया, माला हो गया, जप हो गया, ठीक है, अलग 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 एक्टिविटीज मुझे जहां करनी पड़ती है वो कर्म कांड हो गया। वेद का एक दूसरा सेक्शन है जो कहलाता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के अंदर क्या है, वहां इन कर्मों को साइडलाइन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि क्यों ना हम केवल अपने थॉट्स की मदद से, विचारों की मदद से केवल उस ज्ञान को अर्जित करें जिस ज्ञान में यह कहा गया है कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। और वेदों की एक ब्यूटी रही है कि इन दोनों का जो एक एवरेज है, इन दोनों का जो एक बैलेंस है वो 50-50 है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप कौन से सेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से सेक्शन को इग्नोर करते हैं। बट प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, पूरे भारत के अंदर वेदों के कर्म कांड के ऊपर ज्यादा चर्चा की जाती है, ज्ञान कांड पर चर्चा नहीं की जाती है। और उसका रीजन क्या है, या उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि हमने कर्म कांड तो कर लिए, हमने एक्टिविटीज तो कर ली, लेकिन उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की नॉलेज हमें नहीं पता। हम पागलों की तरह एक्टिविटी करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। क्यों कर रहे हैं नहीं पता। क्यों ज्ञान कांड हमने पढ़ा ही नहीं। सॉरी। हर एक धर्म के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर ये दो सेक्शन हमेशा से रहे हैं। एक जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी, एक जिसमें आपकी मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही कहलाएगा रिलीजन। एक सेक्शन को हम पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम रिलीजियस पर्सनालिटी बन गए। गलत बात। रिलीजियस फिलॉसफी जो है वो बेसिकली ज्ञान कांड के ऊपर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं है। दूसरी बात, फिलॉसफी है, रिलीजन नहीं है, रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस फिलॉसफी है। सिलेबस के अंदर रिलीजियस फिलॉसफी का जो सिलेबस है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इविल हो गया, रिलीजियस लैंग्वेज हो गया, मोक्ष हो गया, कर्म सिद्धांत हो गया, ये सब आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन भी करना है, क्रिटिसाइज भी करना है, ठीक है, कंक्लूड भी करना है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखिएगा। रिलीजियस फिलॉसफी बहुत टिपिकल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल जरूर है। तो रिलीजियस फिलॉसफी और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये क्लास मिलने के बाद हम नेक्स्ट क्लास से ये सेक्शन शुरू कर देंगे। जो लोग अभी 2020 में प्रीलिम्स दे रहे हैं वो अभी इस क्लास को एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा, और जैसे ही आप प्रीलिम्स दे लेंगे तो फिर से ये क्लासेस कंटिन्यू आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। 2021 में प्रीलिम्स देने वाले बच्चे जो हैं वो आसानी से आराम से क्लास देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। रिलीजियस फिलॉसफी, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।